तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उस बैटलफील्ड में सेंट वुडकटर आ गया था, तो अब आगे सेंट वुडकटर यहाँ क्यों आया? जिस सैक्रिफिशियल ऑल्टर का उसने इस्तेमाल किया वो बहुत पहले से तैयार लग रही थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया के लोगों ने ही उसे समन किया हो? किन्मू का दिमाग पूरी तरह घूम गया। सैक्रिफिशियल ऑल्टर को बैटलफील्ड के ठीक बीच में सेट किया गया था, इसीलिए जैसे ही दोनों सेनाएं टकराईं, खून और मांस ने उसे एक्टिवेट कर दिया और उसी पल सेंट वुडकटर प्रकट हो गया। ये साफ दिख रहा था कि ये सब पहले से केयरफुली प्लान था। किन्मू को तुरंत हर्मिट किंग यू की वो बात याद आई जिसमें उसने बताया था कि सेंट वुडकटर 1 महीने पहले रिवाइव हुआ था और अपनी एक्स लेकर निकल पड़ा था। इसका मतलब साफ था, उसे पहले ही सिग्नल मिल चुका था, तभी वो अपनी नींद से जागकर इस रिचुअल के जरिए इस दुनिया में आया। किन्मू ने पीछे से आते दुश्मन के अटैक को ब्लॉक किया और गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस अचानक एक्सपैंड हो गया। उसका शरीर तेजी से घूम गया और उसके पीछे घूमता हुआ गेट भी एक्टिव हो गया, जिससे कई सोल्स तुरंत यूदू की तरफ खिंच गए बिना किसी चीख के। फुस! सेंट वुडकटर को लेकर टाइगर गॉड ऑल्टर से कूद पड़ा और सीधा एनिमी कैंप की तरफ बढ़ गया। उसने किन्मू को देखा और उसकी आवाज़ बैटलफील्ड में गूंज उठी। माय मास्टर, ये तो आपकी नई जनरेशन जैसा लग रहा है। टाइगर की पीठ पर बैठे सेंट वुडकटर ने पीछे मुड़कर देखा और किन्मू को गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस के साथ हेवनली डेविल हॉर्ड से लड़ते हुए देखा। उसकी शार्प गेज ने पूरे ऑल्टर के आसपास के एरिया को इल्यूमिनेट कर दिया। स्ट्रेंज, वो सुप्रीम एम्परर हेवन के पास कैसे पहुंच गया? सेंट वुडकटर ने दूसरी दिशा में देखा। टाइगर गॉड जहां से भी गुजरता वहां डीमंस और माउंट्स हवा में उछल जाते, उसकी रोर से शॉकवेव्स निकलती और काउंटलेस डीमंस हवा में बिखर जाते। किन्मू ये सीन देखकर अंदर ही अंदर जेलस हो गया। उसके दिमाग में ड्रैगन किलन का मोटा पेट घूम गया। ये टाइगर गॉड उसे मास्टर कहता है, मतलब ये उसकी माउंट है। कितना शानदार है। टाइगर की पीठ पर बैठे सेंट वुडकटर ने अपनी एक्स उठाई और उसकी एक स्विंग से आने वाली सभी डिवाइन आर्ट्स को चीर दिया। कुछ ही मूव्स में टाइगर गॉड उसे एनिमी कैंप के सेंटर में ले गया। ऑल्टर से एनिमी कैंप तक पहुंचने में बस कुछ ही सांसों का समय लगा। सेंट वुडकटर ने अपनी मैसिव एक्स उठाई और बस एक ही मोशन में 4 सिर वाले डीमन गॉड के चारों हेड्स उड़ गए, इससे पहले कि वो रिएक्ट भी कर पाता। हाथ हिला। डीमन गॉड्स तुरंत घेराबंदी में आ गए और टाइगर गॉड को चारों ओर से सराउंड कर लिया। उसकी पीठ पर बैठे सेंट वुडकटर ने अपनी एक्स फिर उठाई और इस बार उसकी लाइट फ्लड की तरह फैल गई। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स, नहीं, ये तो ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलेक्सर टेक्निक लग रही है। किन्मू को हेवनली डेविल हॉर्ड लगातार पुश कर रही थी और उसे पीछे हटते हुए ऑल्टर पर चढ़ना पड़ा। उसी दौरान उसने सेंट वुडकटर के अटैक्स को नोटिस किया। ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलेक्सर टेक्निक की उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझसे कहीं आगे है। सेंट वुडकटर सिर्फ एक्स ही नहीं चला रहा था, उसका दूसरा हाथ साइमल्टेनियसली ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की काउंटलेस डिवाइन आर्ट्स एग्जीक्यूट कर रहा था। लेकिन ये नॉर्मल टेक्निक्स नहीं थी, ये मल्टीपल आर्ट्स का फ्यूजन थी, बिल्कुल ली टियांगशिंग की ग्रेट ओवरआर्चिंग हेवनली स्टार्स पाम फोर्स की तरह। उसने हंड्रेड्स डिवाइन आर्ट्स को मास्टर करके उन्हें एक सिंगल डेविस्टेटिंग टेक्निक में मर्ज कर दिया था। कोई और होता तो पहचान नहीं पाता, लेकिन हेवनली डेविल कल्ट मास्टर होने के नाते किन्मू ने तुरंत इसे पहचान लिया। सेंट वुडकटर के आसपास स्ट्रेंज फोर्स फील्ड्स एक्सप्लोड हो रहे थे जो डीमन गॉड्स को दूर फेंक रहे थे। उसी मोमेंट उसकी एक्स लाइटनिंग स्पीड से गिरती और उनके हेड्स अलग हो जाते। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ पूरी तरह टेरिफाइंग थी। किन्मू उसकी टेक्निक्स को डिटेल में ऑब्जर्व करना चाहता था, लेकिन हेवनली डेविल हॉर्ड के अटैकर्स उसे लगातार घेरते जा रहे थे। सेंट वुडकटर समन होने के बाद सीधे एनिमी लीडर का सिर लेने चला गया और बाकी आर्मी को इग्नोर कर दिया। इस वजह से काउंटलेस डेविल्स बैटलफील्ड में फैलते जा रहे थे और केओस और भी बढ़ता जा रहा था। अब और भी ज्यादा हेवनली डेविल हॉर्ड ऑल्टर पर चढ़ने लगी। पीछे डिवाइन आर्ट्स परफॉर्म करने वाले भी आगे बढ़ रहे थे। पूरा बैटलफील्ड डेफनिंग एक्सप्लोजन्स और एनर्जी वेव से कांप रहा था। इस लेवल की लार्ज स्केल डिवाइन आर्ट्स बैटल में एक इंसान की ताकत ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट थी, बस एक पल का डिस्ट्रैक्शन और मौत तय थी। किन्मू ने टाइम वेस्ट करना बंद किया और अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ाई में उतर गया। हेवनली डेविल हॉर्ड की एबिलिटीज बेहद स्ट्रेंज और पावरफुल थीं। उनकी टेक्निक्स इटर्नल पीस एम्पायर से बिल्कुल अलग थीं। उनमें फिनेस कम थी, लेकिन रॉ मैजिक पावर ओवरवेलमिंग थी। उनके बॉडीज भी इंसानों से अलग थे। उनकी 8 मेजर रेसेस थी: फिश स्केल वेब्ड फ्रॉग्स, मैग्मा जायंट्स, हैंडसम यूथ्स, अगली विमेन, स्कॉर्पियन टेल्ड फीमेल्स, 8 क्लॉड विमेन, 8 टेंटिकल म्यूटेंट्स और स्नेक आर्म्ड म्यूटेंट्स। ये डेविल्स का ब्लड लाइन बेहद हाई था और वे बॉर्न वॉरियर्स थे, प्योर किलिंग मशीन्स। किन्मू के आसपास के एनिमीज भी एलीट लेवल के थे और उनमें से कोई भी उससे कमजोर नहीं था।
और भी हेवनली डेविल हॉर्ड ऑल्टर पर चढ़ाई। अब वहाँ करीब 10 ओपोनेंट्स थे। उन्होंने किन्मू के पीछे घूमते गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस को नोटिस किया और कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक करते हुए उससे अवॉइड करने लगे। किन्मू ने पूरी ताकत झोंक दी। 8000 फ्लाइंग सॉर्ड्स एक साथ मूव करने लगी। जैसे ही वे स्प्रेड हुई, काउंटलेस सॉर्ड लाइट्स फैल गई। एक ही पल में माउंटेन्स और रिवर्स की इल्यूजन क्रिएट हो गई, जैसे तलवारों से बना पूरा लैंडस्केप। ऑल्टर पर एंडलेस माउंटेन्स उठ खड़े हुए, वाटरफॉल्स गिरने लगे और रिवर्स बहने लगी। पहले की ब्रूटल लड़ाइयों का कोई निशान नहीं बचा। लेकिन अगले ही पल इन माउंटेन्स और रिवर से खून बहने लगा। पूरा लैंडस्केप ब्लड रेड हो गया और फिर सब कुछ अचानक टूट गया। टूटे हुए माउंटेन्स और रिवर्स के बीच से एक विशाल मैग्मा जायंट उठ खड़ा हुआ और उसने एक मैसिव हैमर घुमाया, जैसे पूरी दुनिया को चकनाचूर कर देगा। चिन्मू अचानक पीछे हटता है। उसके हाथ हवा में उठे होते हैं और उसी पल उसकी लेजेंडरी केयरफ्री स्वॉर्ड आसमान में उड़कर ऊपर जाती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले ही सेकंड बाकी की 8000 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स भी उसके साथ उड़ जाती हैं और पलक झपकते ही सब एक होकर उसी केयरफ्री स्वॉर्ड में मर्ज हो जाती हैं। अब सामने खड़ा है एक खतरनाक मैग्मा जायंट जो अपने भारी हैमर के साथ नीचे गिरता है। जैसे ही उसका वार जमीन पर पड़ता है, हवा में शॉक वेव्स दौड़ जाती हैं, इतनी ताकतवर कि सैक्रिफाइस ऑल्टर के आसपास पड़ी अनगिनत लाशें हवा में उड़ने लगती हैं। लेकिन चिन्मू पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ता है और सीधे उस जायंट के हैमर से भिड़ जाता है। टकराव इतना खतरनाक था कि सिर्फ एक भारी मेटालिक साउंड सुनाई देती है, लेकिन उसी टकराव के झटके से चिन्मू हवा में उछल जाता है और उसका शरीर जोर से कांपने लगता है। और फिर अगले ही पल वो मैग्मा जायंट सीधा 2 टुकड़ों में कट जाता है। लेकिन चिन्मू के लिए खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो गिरने वाला होता है, उसकी नजर एक 8 क्लॉड वुमन पर पड़ती है जो अपने पंजे फैलाकर उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी है। चारों तरफ खून और लाशों का माहौल बन चुका है। पूरा बैटलफील्ड एक ब्लड मिस्ट में डूब चुका है। चिन्मू बिना वक्त गवाए अपनी केयरफ्री स्वॉर्ड को घुमाता है और अचानक वो स्वॉर्ड अलग हो जाती है। 8000 तलवारें मिलकर 2 लंबे ब्लेड्स में बदल जाती हैं जो क्रॉस शेप में आसमान में चमकती हैं। उन ब्लेड्स की रोशनी आसमान में एक चांद जैसा दृश्य बना देती है। फिर वो चांदनी अचानक एक्सप्लोड होती है और उसकी किरणें मीटियोर्स की तरह नीचे गिरती हैं। सूश! जैसे ही खून का कोहरा हटता है, वो 8 क्लॉड वुमन खुद को उन फॉलिंग लाइट्स के बीच पाती है। वो अपने क्लॉथ से उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह टुकड़ों में बिखर जाती है। ये था बुचर्स 6th नाइफ आर्ट, लॉन्ग ब्लेड हैंगिंग अंडर मूनलाइट, हेवनली हॉर्सेस स्टार्टल्ड अमंग स्टार्स। अब चिन्मू अपनी पकड़ ढीली करता है और वो 2 लंबे ब्लेड्स फिर से हजारों फ्लाइंग स्वॉर्ड्स में बदलकर उसके चारों ओर घूमने लगते हैं और आने वाले हजारों डिमोनिक ब्लेड्स को रोक देते हैं। तभी एक और एनिमी अटैक करता है, एक डीमन एक्सपर्ट जो नाइफ टेक्निक्स में माहिर था। लेकिन चिन्मू के काउंटर से वो हमला करने से पहले ही टुकड़ों में बिखर जाता है और फिर पूरा बैटलफील्ड गरज उठता है। 10 मील तक लाइटनिंग क्रैक करती है। चिन्मू अपने यिन यांग हेवन फ्लिपिंग हैंड्स का इस्तेमाल करता है और जहां जहां उसका अटैक जाता है, लोग और घोड़े उलट जाते हैं। एक और हैंड सील के साथ पूरा ग्राउंड फ्रीज हो जाता है। फिर उसकी इंडेक्स फिंगर सीधे उसकी आईब्रोज के बीच टैप करती है और उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स उसी पाथ पर आगे बढ़ती हैं, जिससे खून एक नदी की तरह बहने लगता है। और तभी स्पाइरल स्वॉर्ड फॉर्म एक्टिवेट होता है। 2 बड़े ड्रैगन्स उसके चारों ओर लिपट जाते हैं और पागलों की तरह घूमने लगते हैं। तभी एक स्नेक वुमन हवा में कूदती है और अपनी स्नेक लाइक आर्म से चिन्मू को जकड़ लेती है। लेकिन चिन्मू शांत नहीं बैठता। वो अपना सिर उठाता है और उसकी आंखों से 2 बीम्स निकलती हैं जो सीधे उस स्नेक वुमन के सीने को छेद देती हैं। वो मर जाती है, लेकिन उसके आर्म्स अभी भी चिन्मू को जकड़े हुए हैं और उसे हवा में गिरा देती हैं। नीचे एक और अगली वुमन अपना अटैक तैयार कर रही होती है। वो अपने पीछे एक गोट पटकती है और उसके मुंह से ब्लड रेड डेविल ची निकलकर चिन्मू की तरफ बढ़ती है। तभी चिन्मू गुस्से में चिल्लाता है, ट्रू ड्रैगन ओवरलॉर्ड बॉडी। वो खुद को आजाद करता है और एक पावरफुल सील के साथ उसके पीछे एक वॉल्केनिक इल्यूजन प्रकट होती है और वो एक्सप्लोड होकर पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है। मैग्मा रेजिंग इन्फर्नो पाम। उसका पाम स्ट्राइक नीचे गिरता है और वो ब्लड रेड डेविल ची उसी औरत के साथ जलकर राख हो जाती है। तभी एक भारी आवाज गूंजती है। कोई उसकी ताकत को रिकॉग्नाइज करता है। चिन्मू नीचे देखता है और देखता है एक हेवनली डेविल ग्रेट जनरल जो ऑल्टर से उठकर उसकी तरफ आ रहा है। उसके पीछे बड़े फ्लैग्स हैं और अचानक उसका शरीर बदलने लगता है। 4 सिर, 8 हाथ, हर हाथ में लॉन्ग ब्लेड्स। वो रास्ते में आने वाले हर कल्टिवेटर को मारता हुआ आगे बढ़ता है। फिर वो एक्टिवेट करता है प्राइमोर्डियल स्पिरिट प्रोजेक्शन। उसकी 30 यार्ड्स लंबी स्पिरिट बॉडी बाहर आती है और आसमान की ओर दहाड़ती है। फिर चिन्मू पर एक विशाल पाम अटैक छोड़ती है जो आधे खेत जितना बड़ा है और डिमोनिक रून से भरा हुआ है। उन रून से चेन्स निकलती हैं जो चिन्मू को बांध लेती हैं। अब सिचुएशन डेंजरस हो चुकी थी। उसकी स्वॉर्ड्स अभी दूर थीं। वो अटैक सीधे उस पर गिरने वाला था, लेकिन तभी
चिन्मू देखता है सेंट वुड कटर की टेक्निक, जहां उसकी 5 उंगलियां एक होकर सारी डिवाइन आर्ट्स को एक में बदल देती हैं और एक डीमन गॉड को चीर देती हैं। ये देखकर चिन्मू को इंस्पिरेशन मिलती है। वो भी वही करता है। उसकी ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक एक्टिवेट होती है। उसका सोल और हार्ट एक हो जाते हैं। 5 एलिमेंट्स चमकते हैं। 6 डायरेक्शंस यूनिफाई होती हैं। 7 स्टार्स आसमान में चमकते हैं और सन मून घूमने लगते हैं। और फिर धमाका। उसके शरीर से एनर्जी एक्सप्लोड होती है और सारी डिमोनिक चेन्स टूट जाती हैं। वो अपना हाथ उठाता है और उस टेरिफाइंग पाम अटैक से टकराता है, लेकिन इम्पैक्ट इतना भयानक था कि चिन्मू आसमान में उछल जाता है जहां काउंटलेस डिवाइन अटैक्स चल रहे थे, और अगर वो और ऊपर जाता तो उसकी मौत तय थी। तभी उसके चारों ओर रून्स घूमते हैं और जैसे ही वो फॉरबिडन जोन में जाने वाला होता है, वो अचानक गायब हो जाता है। धम। वो 10 मील दूर जाकर गिरता है और कई बार लुढ़कने के बाद रुकता है। चारों तरफ कल्टिवेटर्स भाग रहे हैं और स्पिरिट वेपन्स की बारिश कर रहे हैं, जिससे काउंटलेस डेविल्स मारे जा रहे हैं। चिन्मू खुद को चेक करता है। वो जख्मी है लेकिन जिंदा है, और सबसे शॉकिंग बात, उसे उस फेटल अटैक से कोई सीरियस डैमेज नहीं हुआ। वो समझ जाता है सेंट वुड कटर की टेक्निक ने इनडायरेक्टली उसकी जान बचाई। तभी वो अपनी केयरफ्री स्वॉर्ड को वापस बुलाता है और सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स फिर से उसकी हथेली में आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो संभलता है, उसके पीछे से एक आवाज आती है, लगता है मैंने तुम्हें पहले देखा है। चिन्मू मुड़कर देखता है और उसके सामने खड़ा होता है एक विशाल गॉड, जिसके कंधे पर बैठी होती है एक ट्विन बनकर, जो उसे ध्यान से देख रही होती है। तुम लंबी चोटी वाली लड़की हो। जैसे ही किन्मू की नजर उस 2 लंबी चोटियों वाली लड़की पर पड़ी, उसके दिमाग में तुरंत उस रहस्यमयी लड़की की याद कौंध गई जिससे वो अंधेरे में मिला था। उसकी आवाज में हल्की सी एक्साइटमेंट और डिसबिलीफ साफ झलक रही थी। क्या ये सच में तुम हो? उस लड़की की भी वही 2 लंबी चोटियां थीं, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ल्ड से थे। वे ना ठीक से एक दूसरे से बात कर सकते थे, ना ही एक दूसरे का चेहरा देख सकते थे। बस सिलुएट्स, सिर्फ धुंधली परछाइयां। फिर भी एक रात, एक लंबी, खामोश और खतरनाक रात उन्होंने साथ बिताई थी, हेवनली डेविल हॉट के पीछा से बचते हुए। लेकिन जैसे ही सूरज उगा, डार्कनेस गायब हो गई और वो लड़की भी जैसे कभी थी ही नहीं। अब किन्मू के सामने एक गॉड के कंधे पर खड़ी वही लड़की, उसकी लंबी चोटियां हवा में लहरा रही थीं। जैसे ही उसने लॉन्ग ब्रेड्स गर्ल का जिक्र सुना, वो खुद भी हैरान और खुश हो गई। बिना देर किए वो गॉड के कंधे से कूदकर सीधे किन्मू के सामने आ गई। उसके गालों पर हल्की डिम्पल उभर आए। तुम वही शैडो बॉय हो पापा, ये वही है जो उस रात अचानक गायब हो गया था। गॉड ने अपना सिर झुकाया और किन्मू को गौर से देखा। उनकी आंखों में शक भी था और क्यूरियोसिटी भी। अगर तुम वही शैडो हो तो अब तुम्हारे पास फिजिकल बॉडी कैसे है? हमने तुम्हें पहले फाइट करते हुए देखा था और सच कहें तो वो बेहद इम्प्रेसिव था। हम सोच रहे थे कि ऐसा एक्सपर्ट आखिर आया कहाँ से? क्या तुम 7 स्टार्स रेल्म पर हो? इस रेल्म में तुम्हारे लेवल की अचीवमेंट्स सुप्रीम एम्परर हेवन में भी बहुत रेयर हैं। तुम वाकई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंगस्टर हो। किन्मू का दिल हल्का सा कांप उठा। यहाँ 7 स्टार्स रेल्म के भी लोग मुझसे ज्यादा पावरफुल हैं। क्या वे ओवरलॉर्ड बॉडीज हैं? ओवरलॉर्ड बॉडीज? गॉड ने उसे आगे उठाते हुए बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये क्या होता है? मैंने कभी नहीं सुना। यहाँ जो हैं वे सभी ट्रू गॉड्स की पोटेंशियल वाले यूथ्स हैं, स्पिरिट बॉडीज के किंग्स। उनका जन्म ही असाधारण हुआ है, कोई ओवरलॉर्ड बॉडी नहीं है। स्पिरिट बॉडीज के किंग्स। किन्मू की आंखें झपकी। ये टर्म उसके लिए पूरी तरह नया था। उसका दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर एक्साइटमेंट की एक नई लहर दौड़ गई। स्पिरिट बॉडीज के किंग्स, ट्रू गॉड्स पोटेंशियल, ये दुनिया सच में अलग थी। यहाँ आना सही डिसीजन था, उसने मन ही मन सोचा। उसने अपने बॉडी को इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करने के लिए खुद को एक सैक्रिफाइस बना दिया था। बैटलफील्ड में आकर उसने पहले ही हेवनली डेविल हॉट की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ महसूस कर ली थी। अगर उनमें से कोई भी इटर्नल पीस पाले तो वो पैंगोंग सो जैसे लेजेंड से कम नहीं होगा। हालांकि भागने के मामले में पैंगोंग सो अब भी अनबीटेबल था। सुप्रीम एम्परर हेवन लगभग 20,000 सालों से युद्ध में डूबा हुआ है। यहाँ की पाथ्स, स्किल्स और डिवाइन आर्ट्स जरूर गॉड लेवल तक इवॉल्व हो चुकी होंगी। शायद यही मुझे फर्स्ट एंसेस्टर ह्यूमन एम्परर को हराने का तरीका मिल जाए। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। फर्स्ट एंसेस्टर ह्यूमन एम्परर को हराना अब उसका अल्टीमेट गोल बन चुका था। अगर इटर्नल पीस में कोई उम्मीद नहीं मिली तो उसे यहाँ ढूंढना ही होगा। और तभी अचानक गॉड उन्हें छोड़कर बैटलफील्ड की ओर दौड़ पड़े। तुम लोग यहीं रुको। दूर स्पेस में एक क्रैक खुली और उसमें से 6 काले हाथ बाहर निकले। वे उस दरार को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। गॉड ने तुरंत तलवार निकाली और उन हाथों को काटने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 हाथों को रोका, एक विशाल हैमर अचानक उन पर गिरा और उन्हें पीछे धकेल दिया। एक डेविल गॉड सामने आ चुका था। लंबी चोटियों वाली लड़की ने कुछ देर तक फाइट को ध्यान से देखा। उसकी सांसें तब जाकर नॉर्मल हुई जब उसने देखा कि उसके पिता ठीक हैं और उस डेविल को खत्म कर चुके हैं। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? किन्मू ने कन्फ्यूजन से पूछा। जहाँ मैं तुमसे मिला था वो ग्रेट रूइंस का इनर एरिया था और ये जगह उसकी बाउंड्रीज हैं, 20-30 हज़ार माइल्स दूर। तुम्हारा यहाँ होना पॉसिबल नहीं है।
लड़की का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। तुम्हारे गायब होने के बाद हमारे सिटी पर हमला हुआ, बहुत लोग मारे गए। पापा ही थे जिन्होंने हमें बचाया और यहाँ ब्रिलियंट इंजर्ड सिटी लेकर आए। वो आगे बढ़ी, किन्मो तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। जब मैं गायब हुआ उस समय रात दिन में बदल रही थी। तो क्या तुम्हारे सुप्रीम एम्परर हेवन में भी डेविल सुबह होते ही गायब नहीं होते? लड़की चौंक गई। वे क्यों गायब होंगे? किन्मो खुद हैरान रह गया। उसे लगा था कि सुप्रीम एम्परर हेवन ग्रेट रूइंस जैसा ही है, लेकिन यहाँ रियलिटी पूरी तरह अलग थी। यहाँ डेविल सूरज से नहीं डरते थे, वे हमेशा मौजूद रहते थे। तो द्वितीय डेविल किंग सही था। किन्मो के मन में एक गहरी सोच उभरी। सुप्रीम एम्परर हेवन और डेविल वर्ल्ड के बीच की बैरियर टूट चुकी है, और अगर उसका दूसरा गेस भी सही हुआ तो डेविल्स इस वर्ल्ड को सैक्रिफाइस करके इटर्नल पीस वर्ल्ड पर हमला करेंगे। उसका दिल भारी हो गया। लेकिन मैं इसे रोकूं कैसे? लंबी चोटियों वाली लड़की तेजी से नीचे ऑल्टर की ओर भागी। तुमने काफी फाइट किया है, ब्रिलियंट इंजर्ड सिटी जाकर रेस्ट करो, मुझे अभी भी लड़ना है। ये चोट कुछ भी नहीं है, किन्मो उसके पास पहुंचते हुए बोला। मैं एक फिजिशियन भी हूँ और अपनी वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हूँ। मैंने खुद को हील कर लिया है। मैं यहाँ स्ट्रॉन्गर स्किल सीखने आया हूँ क्योंकि मेरी दुनिया में बहुत लोग खो चुके हैं। इस बीच विशाल सैक्रिफाइस ऑल्टर पर हेवनली डेविल हॉट पहले ही कब्जा कर चुका था। हेवनली डेविल जनरल, जिसने किन्मो को 10 माइल्स दूर फेंक दिया था, वो सबसे ऊपर खड़ा डिवाइन आर्ट कास्ट फिर रहा था। आसमान से काली लाइटनिंग टूटकर जमीन पर गिर रही थी, और जहाँ भी गिरती सुप्रीम एम्परर हेवन के प्रैक्टिशनर्स का फ्लैश पिघल जाता और वे चलते फिरते स्केलेटन बन जाते। किन्मो की आंखें सिकुड़ गई। डेविल रेस की डिवाइन आर्ट सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि बेहद क्रूअल और बिजार थी। हेवनली डेविल कल्ट के प्रैक्टिशनर से भी ज्यादा डरावनी। लंबी चोटियों वाली लड़की ऑल्टर पर चढ़ गई और बोली, जब हम ब्रिलियंट इंजर्ड सिटी से ये बैटल देख रहे थे, पापा ने नोटिस किया तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारी मैजिक पावर हाई है, डिवाइन आर्ट्स इंप्रेसिव हैं। लेकिन वो थोड़ी रुकी। तुम्हारी टेक्निक में कमी है, तुमने कोई ट्रू गॉड लेवल टेक्निक नहीं दिखाई, और पापा का कहना है तुम्हारी सिविलाइजेशन में ही एक फ्लॉ है। तभी उसके सामने एक हेवनली डेविल सोल्जर आ गया, एक पावरफुल असुरा जिसका फिजिकल बॉडी बेहद मजबूत था। उसके शरीर पर रून्स चमक रहे थे जैसे उसकी स्किन पर खुदे हुए हों। लेकिन लड़की भी कम नहीं थी। दोनों लाइटनिंग स्पीड में भिड़ गए। उनकी डिवाइन आर्ट्स उनकी हथेलियों और उंगलियों के बीच छिपी हुई थी। हर मूव डेडली था, और इस बार इस फाइट का फैसला सिर्फ एक पल में होने वाला था। लंबी चोटी वाली लड़की ने अपने दुश्मन की भौहों के बीच सटीक वार किया और उसी पल उसकी जान छीन ली। उस असुर का सिर फटकर बिखर गया और उसकी लाश जमीन पर गिरते हुए पूजा की सीढ़ियों से नीचे लुढ़कने लगी, जैसे मौत भी उसके साथ खेल रही हो। किन्मो की आंखों के कोने हल्के से फड़क उठे। उसने ध्यान से देखा। लड़की की डिवाइन आर्ट्स उसकी अपनी कलाओं से ज्यादा रिफाइंड नहीं थी, बल्कि सच कहें तो काफी रॉ थी। लेकिन उसकी टेक्निक, उसमें कुछ ऐसा था जो अलग ही लेवल का था। लंबी चोटी वाली लड़की उससे बात करती हुई बिना रुके पूजा स्थल की ओर बढ़ती रही। पिताजी ने कहा है कि तुम्हारे शरीर के कई हिस्से पहले ही ट्रू गॉड लेवल के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स के बराबर पहुंच चुके हैं, जैसे तुम्हारे हैंड्स, हार्ट, डैंटियन, लेग्स और आइज। ये सब ऑलरेडी बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। वो रुकी नहीं और उसकी आवाज़ में एक अजीब ठंडापन था। लेकिन तुम्हारे हैंड्स सिर्फ हैंड्स हैं, लेग्स सिर्फ लेग्स हैं, हार्ट सिर्फ हार्ट है, डैंटियन सिर्फ डैंटियन है। अलग अलग देखने पर लगता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारा बॉडी इन्हें एक नहीं कर पाया है। इसी वजह से तुम ट्रू गॉड लेवल तक नहीं पहुंच सके हो। एक यंग ट्रू गॉड के सामने तुम अब भी थोड़े कमज़ोर हो। वो बोलती रही और हर शब्द के साथ उसके हाथ कई दुश्मनों की जान लेते जा रहे थे। खून और शब्द एक साथ बह रहे थे। धीरे धीरे वो कदम दर कदम चढ़ते हुए बलि की वेदी के शीर्ष तक पहुंच गई। उसके पीछे उसकी सेना भी रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ी। दूसरे डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स में भी हिम्मत आ गई और वे भी पागलों की तरह ऊपर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन तभी और भी हेवनली डेविल्स की भीड़ सामने आ गई, जैसे एक दीवार जिसने उनकी रफ्तार रोक दी। किन्मो ने तुरंत सैटर्न सॉवरेन का रूप धारण किया और गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस को सक्रिय किया। जो भी हेवनली डेविल्स उसकी शक्ति में फंसे, उनकी सोल्स तुरंत निकल गईं और उनके शरीर बेजान होकर गिर पड़े। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और धीरे से सिर हिलाया। लंबी चोटी वाली लड़की सही थी। सुप्रीम एम्परर हेवन टू डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स को सच में इटर्नल पीस के प्रैक्टिशनर्स पर एक बड़ा एडवांटेज था। उनकी डिवाइन आर्ट ज़्यादा पॉलिश नहीं थी, उनके मूव्स भी उतने फ्लेक्सिबल नहीं थे, लेकिन उनकी रॉ पावर वो कहीं ज़्यादा भारी थी। उनकी हर अटैक में एक ब्रूटल स्ट्रेंथ थी जो इटर्नल पीस वालों में नहीं दिखती थी। ये उनकी टेक्निक का असर था। बुचर, म्यूट, क्रिपल, ग्रैनी साई, ब्लाइंड, इन सब के पास भी एक एक फील्ड थी जिसमें उन्होंने गॉड रियल्म तक मास्टरी हासिल की थी, लेकिन वे हर फील्ड में टॉप नहीं बन सके। यहाँ तक कि इटर्नल पीस इंपीरियल प्रेसर जैसा जीनियस जो हर 500 साल में एक बार जन्म लेता है, वो भी हर फील्ड में गॉड रियल्म तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन सुप्रीम एम्परर हेवन के प्रैक्टिशनर्स अलग थे। उनकी टेक्निक एक लेवल ऊपर थी। उन्होंने अपने पूरे शरीर को ट्रेन किया था। हर हिस्सा, हर शक्ति, सब कुछ बैलेंस था, और यही वजह थी कि उनकी ओवरऑल कॉम्बैट पावर कहीं ज़्यादा टेरिफाइंग थी। कोई हैरानी नहीं कि सुप्रीम एम्परर हेवन के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स और डेविल्स इतने खतरनाक हैं। किन्मो के दिमाग में जैसे अचानक क्लैरिटी आ गई।
उसकी इस यात्रा का मकसद फर्स्ट एंसेस्टर ह्यूमन एम्परर को हराने का तरीका ढूंढना था और अब उसे पहली बार उम्मीद की किरण दिखी। लंबी चोटी वाली लड़की की आवाज़ फिर गूंजी, लेकिन तुम्हारी मैजिक पावर स्ट्रांग है और तुम्हारी डिवाइन आर्ट्स भी काफ़ी अच्छी हैं, इसलिए तुम्हारी कमियां होने के बावजूद तुम बैटलफील्ड में अपनी जगह बना सकते हो। सुप्रीम एम्परर हेवन में भी बहुत कम लोग तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। फिर उसने सीधे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया, लेकिन तुम्हारी टेक्निक बहुत स्कैटर्ड है। जब तुम आईज ट्रेन करते हो तो सिर्फ आईज पर फोकस करते हो, जब हैंड्स ट्रेन करते हो तो सिर्फ हैंड्स, हार्ट के लिए हार्ट, सब कुछ अलग अलग है। उसकी आंखें ठंडी थीं। अगर तुम अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स को एक कर सको, अपनी बॉडी, मैजिक पावर, प्राइमोर्डियल स्पिरिट और डिवाइन आर्ट्स को मर्ज कर सको, तो तुम्हारी पावर एक अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच जाएगी। लेकिन अभी तुम्हारी टेक्निक ही तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिट है। किन मू ने गहरी सांस ली। लड़की खुद शायद इतनी समझदार नहीं थी, वो सिर्फ अपने पिता के वर्ड्स दोहरा रही थी, लेकिन उसने सीधे किन मू की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी थी, और सिर्फ उसकी ही नहीं, पूरे इटर्नल पीस एम्पायर की। इतिहास में जब भी किसी प्रैक्टिशनर ने किसी एक फील्ड में मास्टरी हासिल की, वही उसे दुनिया के टॉप पर ले जाने के लिए काफ़ी था, लेकिन किसी ने भी इन अचीवमेंट्स को कंबाइन करने की कोशिश नहीं की। रिजल्ट, कोई कंप्लीट सिस्टम कभी बना ही नहीं। 20,000 साल की तबाही के बाद बचे लोग, उनकी इनहेरिटेंस टूट चुकी थी। उन्होंने मेहनत की, रिसर्च की, लेकिन टेक्निक की असली सीमाओं को कभी नहीं तोड़ पाए। लड़ाई जारी थी। आखिरकार दोनों वेदी के टॉप पर पहुंच गए। सैकड़ों डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स हेवनली डेविल होड के खिलाफ लड़ रहे थे, जो नीचे से हमला कर रही थी। बाकी लोगों ने हेवनली डेविल जनरल को घेर लिया। है डॉग्स एंड चिकन्स, हेवनली डेविल जनरल जोर से हंसा। उसके पीछे उसकी प्राइमोरियल स्पिरिट जलती हुई फ्लेम्स में खड़ी थी। उसके 4 सिर चारों दिशाओं में देख रहे थे और उसकी पीठ पर लगे विशाल बैनर्स हवा में लहरा रहे थे। उसने तिरस्कार से कहा, तुम सबको मारना एक पेड़ को गिराने जितना आसान है। लंबी चोटी वाली लड़की और बाकी सबने उसे घूरा, लेकिन उनके दिलों में डर साफ था। हेवनली डेविल जनरल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, यहाँ तक कि किन मू भी उसके सीधे अटैक का सामना करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। 4 सिर वाला वो डेविल एक ही मूव में किसी की भी जान ले सकता था। लगता है इटर्नल पीस एम्पायर का अगला एवोल्यूशन टेक्निक को फिक्स करना होगा। किन्नू गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक उसने अपने टाउटिए सैक से एक बड़ी जेड आई निकाली। उसका हाथ पीछे गया, जैसे वो कुछ कैलकुलेट कर रहा हो। क्या तुम्हें लगता है, उसने कैजुअली पूछा, कि मैं इटर्नल पीस और सुप्रीम एम्परर हेवन के बीच एक ब्रिज बना सकता हूँ? लंबी चोटी वाली लड़की का चेहरा तनाव से भर गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। तुम अभी ये सब क्यों सोच रहे हो? सामने दुश्मन खड़ा है, अगर हमने उसे नहीं मारा तो? अचानक जेड आई से तेज रोशनी निकली। हेवनली डेविल हवा में उछला और अगले ही पल उसका शरीर फट गया। साइलेंस। किन मू ने जेड आई बंद कर दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने अपने बैग से टूल्स और कागजों का ढेर निकाला, जमीन पर बैठ गया और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सिंबल्स लिखने लगा। वो बिना सिर उठाए बोला, मैं एक ऐसा ब्रिज बनाना चाहता हूँ जो दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट करे, लेकिन इसके लिए मैसिव कैलकुलेशंस चाहिए। उसने मेजरिंग स्पिरिट वेपन्स निकाले और ड्राइंग जारी रखी। क्या तुम्हारे पास कोई कैलकुलेशन एक्सपर्ट है? अगर हम दोनों वर्ल्ड्स की एनर्जी को बैलेंस कर सके तो ये पॉसिबल हो सकता है। फिर उसने फाइनली सिर उठाया और देखा कि सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। क्या हुआ? उसने पूछा, तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो? हेवनली डेविल जनरल के 2 टुकड़े आसमान से गिरते हुए नीचे आए, इससे पहले कि वो अपनी आखिरी सांस भी पूरी कर पाता। जैसे ही उसका शरीर जमीन से टकराया, वो कुछ पल तक झटके खाता रहा, मानो अभी भी जिंदगी से चिपका हुआ हो। वो सेलेस्टियल बीइंग रेल्म का एक खतरनाक एक्सपर्ट था और उसके 4 सिर एक साथ हो गए थे। चिन्मू ने मून जेड आई का इस्तेमाल करके उसे बीच से चीर दिया था, लेकिन उसकी जबरदस्त लाइफ फोर्स की वजह से वो तुरंत मरने वाला नहीं था। उसके चारों सिर अब भी चिन्मू को क्रूर नजरों से घूर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होती चली गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। चारों तरफ सुप्रीम एम्परर हेवन के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स के चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी। वे सब उस बड़े लड़के को देख रहे थे जो इस खून से सने बैटलफील्ड के बीच अकेले बैठकर कैलकुलेशन कर रहा था। हेवनली डेविल जनरल सेलेस्टियल बीइंग रेल्म का एक बेहद ताकतवर एक्सपर्ट था और डेविल रेस के सबसे चर्चित युवा प्रैक्टिशनर्स में से एक। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़बरदस्त थी कि अगर वो पूरी तरह एक्शन में आता तो सैकड़ों लोग ऑल्टर पर मर सकते थे, लेकिन फिर भी उसे यहीं रोक दिया गया। ये आखिर है कौन? सुप्रीम एम्परर हेवन के एक डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर ने धीमी आवाज में पूछा। उसके पास खड़े दूसरे व्यक्ति ने कहा, वो डेविल गॉड फूर इलूरो का डिसाइपल था और सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के डेविल एक्सपर्ट्स में 7th रैंक पर था। उसे फ्यूचर का ट्रू डेविल माना जाता था और फूर इलूरो का सबसे फेवरेट शिष्य। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं, मैं उस लड़के की बात कर रहा हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं। लंबी चोटी वाली लड़की मुस्कुराई और चिन्मू को खींचकर खड़ा किया। तुमने अभी फू युक्षाओ को मार दिया है। ये आदमी सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के डेविल्स में बहुत हाई स्टेटस रखता था। तुमने बहुत बड़ा मेरिट हासिल किया है। चिन्मू ने हैरानी से उसकी लाश की तरफ देखा। उसका स्टेटस इतना हाई था, तभी वो इतना पावरफुल था। अगर मैंने सेंट वुडकटर से वो मूव नहीं सीखा होता तो शायद मैं उसका एक भी अटैक सह नहीं पाता।
इतना कहकर वो फिर से नीचे बैठ गया और अपने कैलकुलेशंस में डूब गया। लंबी चोटी वाली लड़की ने जेड आई को गौर से देखा और शक भरे लहजे में पूछा, तुमने उसे आखिर मारा कैसे? ये आए इसे हाई एम्परर ईरा के दौरान गॉड्स ने बनाया था। इसकी पावर को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मून पर ये स्ट्रक्चर बनाया था, चिन्मू ने कैजुअली कहा और फिर वापस अपने हिसाब में लग गया। फू योक्शाओ के 4 सिर थे जो एक साथ उसके शरीर को कंट्रोल करते थे। इससे कॉन्शियसनेस कॉन्फ्लिक्ट होता था, लेकिन जब वो किसी रियल सिचुएशन में होता था तो उसके चारों सिर अलग अलग कंट्रोल नहीं करते थे। उसका रिएक्शन मसल मेमोरी पर डिपेंड करता था। मुझे बस उसकी डिवाइन आर्ट्स और मूवमेंट्स के पैटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन करना था और ये समझना था कि डेंजर के वक्त उसकी मसल्स कैसे रिएक्ट करेंगी। जैसे ही ये क्लियर हुआ, मैंने मून जेड आई एक्टिवेट कर दी। जब वो हवा में उछला तो वो खुद ही उस रे से टकरा गया और खुद को खत्म कर लिया। लंबी चोटी वाली लड़की उसे शॉक में घूर रही थी। उसकी आंखों में डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। कोई खुद पर हमला करके मर सकता है सिर्फ कैलकुलेशन के जरिए? क्या ऐसा भी पॉसिबल है? क्या तुम्हारे यहाँ अलजेब्रा में स्किल्ड कोई एक्सपर्ट है? चिन्मू ने अपना टाउटिए सैक खोला और सारे कैलकुलेशन वाले स्पिरिट वेपन्स वापस अंदर चले गए। उसने हल्का सा मुंह बनाया और कहा, वर्ल्ड ब्रिज बनाने के लिए मैसिव कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है। अगर मैं अकेला ये करता तो सैक्रिफिशियल स्पिरिट एनर्जी कन्वर्जन और शिफ्टिंग इक्वेशंस को सॉल्व करने में ही आधा साल लग जाता। उसके बाद ही मैं उस ब्रिज का स्पेस अलजेब्रा मॉडल बना पाता जो 2 दुनियाओं को जोड़ता है। चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद लंबी चोटी वाली लड़की ने तेज आवाज़ में पूछा, तुमने अभी क्या कहा? इक्वेशन? इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल वेरिएबल्स ढूंढने के लिए होता है। वेरिएबल? तुम्हें नहीं पता वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो अननोन क्वांटिटी होती है। चिन्मू ने सिर उठाकर सबके एक्सप्रेशंस देखे। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई हेवनली स्क्रिप्चर सुना रहा हो। वो इरिटेट हो गया। तुम लोगों के पास 10 कंप्यूटेशनल कैनन्स नहीं है, बेसिक 9 राइटिंग्स भी नहीं सीखी, कंप्यूटेशनल कैनन ऑफ सुप्रीम मिस्ट्री या कंप्यूटेशनल कैनन ऑफ नेटिव वुमन, कम से कम सर्कुलेटरी साइकिल स्टार्स इक्वेशन तो सीखी होगी। ये मीटियोरोलॉजिकल फिनोमिनन के कैलकुलेशंस के लिए है। लेकिन वहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने चुपचाप सिर हिला दिया। लंबी चोटी वाली लड़की ने सीधा सवाल किया, इन कैलकुलेशंस को सीखने का फ़ायदा क्या है? दूसरे लोग भी मुस्कुराए। हम बैटलफील्ड में लड़ते रहते हैं, हमारे पास ये सब सीखने का टाइम ही नहीं होता। हमारी एबिलिटीज़ बढ़ाने का फास्टेस्ट तरीका है ट्रेनिंग करना, डिवाइन आर्ट सीखना और उन्हें मास्टर करना। चिन्मू ने गुस्से से उन्हें घूरा। तुम लोग वेदर फिनोमिनन का हिसाब नहीं लगाते? कम से कम स्टार्स की मूवमेंट कैलकुलेट करनी चाहिए थी। सबके चेहरे अजीब हो गए। तभी एक प्रैक्टिशनर बोला, आसमान में स्टार्स ही नहीं है तो हम क्या कैलकुलेट करें? चिन्मू चौंक गया। उसने तुरंत आसमान की तरफ देखा। सुप्रीम एम्परर हेवन का स्काई पूरी तरह काला था, एक भी तारा नहीं, सिर्फ 2 हिस्सों में बटा हुआ सूरज। चिन्मू ने ऊपर टूटे हुए स्ट्रक्चर्स देखे जो अधूरे कंस्ट्रक्शन जैसे लग रहे थे। वो समझ गया, ये हाफ सन्स असली नहीं थे, ये आर्टिफिशियल थे। और सबसे शॉकिंग बात, वो सन्स गोल भी नहीं थे। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तब रात थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब उसने साफ देखा कि सुप्रीम एम्परर हेवन का सूरज 2 अलग अलग हिस्सों में बना था और दोनों ही इम्परफेक्ट थे। एक क्यूब जैसा, दूसरा ओवल, और दोनों ही जगह जगह से टेढ़े मेढ़े। चिन्मू के मन में एक अजीब सा अर्ज उठा। वो उड़कर उन दोनों फेक सन्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था। भले ही इटर्नल पीस की एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम भी आर्टिफिशियल थी, लेकिन वहाँ के गॉड्स और डेविल्स ने उसे इतने परफेक्शन के साथ बनाया था कि कोई कमी नजर नहीं आती थी। चाहे सन हो या मून, सब परफेक्टली राउंड और फ्लॉलेस थे, यहाँ की तरह अधूरे और बेतरतीब नहीं। आसमान में चमकते हुए स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस और पूरी गैलेक्सी इतनी साफ और परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड दिखाई दे रही थी कि यकीन करना मुश्किल था। और ये इल्यूजन पूरे 20,000 सालों तक डाओ सेक्ट के डाओइस्ट्स की नज़रों से छिपा रहा। जैसे ही ये सच सामने आया, डाओ मास्टर लिन सुआन का डाओ हार्ट उसी पल चकनाचूर हो गया। लेकिन सुप्रीम एम्परर हेवन के लिए हालात और भी शर्मनाक थे, क्योंकि उनके बनाए गए आधे सन्स तो बेहद ही केयरलेस तरीके से क्राफ्टेड थे। चिन्मू ने एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर हिलाया। ये दृश्य उसके लिए इतना शॉकिंग था कि पहली बार सनशिप देखने से भी ज्यादा गहरा असर डाल गया। फर्क बस इतना था, वहाँ शौक अमेजिंग क्राफ्ट्समैनशिप का था और यहाँ शौक पूरी तरह से स्लॉपी क्राफ्ट्समैनशिप का। यहाँ एक भी रियल स्टार नहीं है। तुम लोगों को सच में सर्कुलेटरी साइकिल स्टार्स अरे इक्वेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। चिन्मू बार बार सिर हिलाता रहा और अचानक उसे ड्रैगन किलन याद आ गया। उसने मन ही मन सोचा, इस दुनिया के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स का अलजेब्रा में लेवल काफ़ी लो है। अगर मैं फैटी ड्रैगन को साथ ले आता तो सब कुछ कितना आसान हो जाता। इस दुनिया में डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स हर दिन डेविल रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। उनके लिए सर्वाइवल ही सबसे बड़ा गोल था, और सर्वाइवल का मतलब था अपनी स्किल्स को लगातार इम्प्रूव करना। इसके लिए वे अपनी डिवाइन आर्ट्स को ट्रेन करते, अपनी फिजिकल बॉडी को मजबूत बनाते, लेकिन एडवांस्ड स्पिरिट वेपन्स को इग्नोर कर देते। उनके लिए अलजेब्रा कोई प्रायोरिटी नहीं थी,
बल्कि ये उनके हिसाब से एक बोरिंग और यूजलेस सब्जेक्ट था जिससे उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ में कोई डायरेक्ट फायदा नहीं होता। और इसी वजह से जेनरेशंस के साथ साथ उनका अलजेब्रा नॉलेज धीरे धीरे डिग्रेड होता चला गया। सुप्रीम एम्परर हेवन के और भी ज्यादा डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स सैक्रिफाइस ऑल्टर पर चढ़ गए और ऊपर से बैटलफील्ड को देखने लगे। उन्होंने अपने लॉन्गबोज निकाले और नीचे की तरफ एरोज रेन करने लगे। चमकते हुए एरोज ने बैटलफील्ड को पियर्स कर दिया और काउंटलेस डेविल्स को खत्म कर दिया। कुछ प्रैक्टिशनर्स दूर से स्वॉर्ड्स और ब्लेड्स के शार्ट्स फेंककर एनिमीज को खत्म कर रहे थे। अचानक चिन्मू को कुछ इंपॉर्टेंट याद आया और उसने जल्दी से पूछा, तुम लोगों ने ये सैक्रिफाइस ऑल्टर आखिर बनाया कैसे? लंबी चोटी वाली लड़की जो आर्चरी में बेहद स्किल्ड थी, लगातार एनिमीज को टारगेट कर रही थी। उसने जवाब दिया, ये ऑल्टर बहुत पुराना है। मैंने अपने फादर से सुना था कि इसे सुप्रीम एम्परर हेवन में उस दिन के लिए छोड़ा गया था जब हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएं। उस वक्त हम एक सीक्रेट मास्टर को समन कर सकते थे जो हमारी मदद करेगा। अब जब सुप्रीम एम्परर हेवन कोलैप्स होने वाला है तो ब्रिलियंस इंजर्ड सिटी के गॉड्स ने इस ऑल्टर को बैटलफील्ड के बीच में रिलोकेट कर दिया। इतनी बड़ी बैटल में काउंटलेस डेथ्स हुई हैं। उनका ब्लड और फ्लैश ही इस ऑल्टर के लिए सैक्रिफाइस बना है। ये कहते हुए उसका चेहरा उदास हो गया, क्योंकि जो लोग सैक्रिफाइस हुए थे उनमें से कई सुप्रीम एम्परर हेवन के अपने ही डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स थे। 20,000 साल पहले छोड़ा गया एक सैक्रिफाइस ऑल्टर। चिन्मू ने दूर लड़ रहे सेंट वुडकटर की तरफ देखा। वहाँ बैटल और भी इंटेंस थी। सेंट वुडकटर दुश्मनों के कैंप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा था। सेंट वुडकटर का प्लान शायद ये था कि इस ऑल्टर को सुप्रीम एम्परर के लिए रिजर्व रखा जाए, ताकि जब वे बिल्कुल हार के कगार पर हों तब उसे समन किया जा सके। इसका मतलब है वो टाइम को स्ट्रेच करके अल्टीमेट पीस तक पहुंचना चाहता था। चिन्मू ने तुरंत अपनी मून जेड आई एक्टिवेट की और डायरेक्शन बदल दी। लाइट बीम्स निकलकर सीधे डेविल रेस के एक्सपर्ट्स को एलिमिनेट करने लगी। मून जेड आई की रेंज किसी भी बो से ज्यादा थी और उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर भी अनमैच्ड थी। चिन्मू ने सीधे एनिमी जनरल्स को टारगेट किया। जैसे ही वे मरे, डेविल्स बिना लीडरशिप के रह गए और उनका एडवांस रुक गया। फिर भी एंडलेस हेवनली डेविल्स लगातार ऑल्टर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए समय नहीं बचा था। सबको क्लोज कॉम्बैट में उतरना पड़ा। ऑल्टर के नीचे कॉप्सेस के माउंटेन्स जमा हो चुके थे, लेकिन डेविल्स का ब्लैक टाइड रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वे बस ऑल्टर तक पहुंचने ही वाले थे। चिन्मू ने मून जेडाई हटा दी और स्वॉर्ड पैलेट्स को पकड़कर ऑल्टर की डिफेंस में लग गया। दोनों साइड्स के बीच ब्रूटल क्लैश शुरू हो गया। हेवनली डेविल्स आर्मी बेहद फियरलेस थी। उनके सोल्जर्स मौत से बिल्कुल नहीं डरते थे। अगर सुप्रीम एम्परर हेवन के प्रैक्टिशनर्स इतने स्किल्ड ना होते तो इस असॉल्ट को रोकना नामुमकिन था। चिन्मू और लंबी चोटी वाली लड़की के अलावा बाकी प्रैक्टिशनर्स एक एक करके गिरने लगे। दोनों की हालत भी बेहद क्रिटिकल हो गई थी। कई बार तो ऐसा लगा कि वे मर ही जाएंगे। धीरे धीरे ऑल्टर पर उनके लोग कम होते गए और आखिर में सिर्फ 20-30 लोग ही बचे। तभी अचानक दूर से एक अर्थ शेकिंग रोर सुनाई दी। ऑल्टर की तरफ बढ़ रहे डेविल्स ने जैसे ही ये सुना, वे तुरंत पैनिक में पीछे हटने लगे, जैसे सभी के कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। ऑल्टर पर मौजूद सभी लोग थककर जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर खून से लथपथ थे। पीछे से वॉर हॉर्न्स और ड्रम्स की आवाज गूंजने लगी। ब्रिलियंस इंजर्ड सिटी से हजारों सोल्जर्स की आर्मी निकलकर भागते हुए डेविल्स का पीछा करने लगी। लंबी चोटी वाली लड़की उठने की कोशिश कर रही थी। वो भी चेज में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे और वो फिर से बैठ गई। चिन्मू ने दूर से आती आर्मी को देखा और तभी उसे अचानक कुछ याद आया। हम 2 बार लाइफ एंड डेथ साथ में फेस कर चुके हैं, फिर भी मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। मेरा नाम चिन्मू है, तुम्हारा क्या नाम है? लड़की खून से भीगी हुई जमीन पर लेटी थी और टेढ़े मेढ़े आधे सन को देख रही थी। उसने धीरे से सांस ली और कहा, मेरा नाम सांगवा है। उस दिन मैंने तुमसे बहुत कुछ कहा था, लेकिन तुम कुछ भी सुन नहीं पाए। मैं लकी थी कि तुम मेरे साथ थे, वरना मैं इतनी देर तक सर्वाइव नहीं कर पाती। गेस करो मैंने तुमसे क्या कहा था? वो उसकी तरफ मुड़ी और उसके गालों पर हल्के डिंपल्स उभर आए। चिन्मू ने सिर हिलाया। हमारे बीच 2 अलग वर्ल्ड्स थे, मैं कुछ भी सुन नहीं पाया। सांगवा ने आसमान की तरफ देखा। देखो सन कितना बड़ा है। हमारे सुप्रीम एम्परर हेवन के पास कोई सन नहीं था, लेकिन इन दोनों को हमने गॉड की मदद से क्रिएट किया था। हम उसे सन क्रिएटर कहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें कंप्लीट कर पाता, उसे डेविल गॉड्स ने मार डाला। ये सन सच में अमेजिंग है ना? हाँ, अमेजिंग। चिन्मू ने मजबूरी में अग्री किया, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी। उसने फिर पूछा, तो उस रात तुमने मुझसे आखिर कहा क्या था? और इसी लाइन के साथ ये वीडियो का अंत होता है।